बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब सर, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया लकी मरवत में, जहां पर 7 जवान जो हैं वो शहीद हुए और उनमें से जो कैप्टन फ़राज़ इलियास साहब थे उनकी आज नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद रहे। चूनिया कसूर से उनका ताल्लुक था। लकी मरवत में हमला हुआ पेश, जी हाँ, और दस्ती बम से, जी हाँ, दस्ती बम, IED जिसे हम कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और ये जो हमारे नौजवान थे कैप्टन फ़राज़ इलियास, इनकी शादी होने वाली थी। 19 जून को शादी थी सर। 19 जून को। अब बताएं माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। और जो दुल्हन है होने वाली, सही है सर, वो यानी सुहागन बनने से पहले बेवा हो गई और फिर वालिद उनके। आज हमारे वज़ीर आज़म पहुँचे वहाँ, उनके जनाजे में शिरकत की शहबाज शरीफ साहब ने। जी सर। उनके अज़्ज़ो अक़रबा से मिले, उनके वालिदैन से मिले, उनको दिलासा दिया, पुरसा दिया, मैयत को कंधा दिया सर, साथ साथ कंधा दिया। बड़े हौसले में थे उनके वालिद जो हैं। देखिए पाकिस्तानी कौम जो है वो खून देना जानती है, ख़रीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पातशाही। हमारे वतन पे कुर्बान होते हैं लोग, और उनके वालिदैन जो हैं उनकी बेवगान हैं, उनके यतीम हैं, वो सर ऊँचा करके खड़े होते हैं। आँखों में आंसू नहीं होते, दिल में तशक्कुर के जज्बात होते हैं। अल्लाह ने ये हाज़िरी कबूल कर ली और उनकी जो खिदमत है, उनकी कुर्बानी, उसको कबूल कर लिया। वैसे भी ये तो अब ईद उल ज़ुहा का महीना है, ईद कुर्बान चंद रोज़ बाद आने वाली है। तो मुसलमानों की तो पूरी तारीख़ी कुर्बानियों से इबारत है। क्या कहा इकबाल ने कि गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो कैप्टन फ़राज़ के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। सर, जिस गांव से ताल्लुक़ था वज़ीर आज़म ने उस नाम गांव से फ़राज़ शहीद के नाम पे रख दिया, बिल्कुल मंसूब कर दिया। और ये कम से कम खराज अक़ीदत था जो पेश किया जा सकता था। तो वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। दीगर भी सर जो थे उनका ज़ाहिर है, जो जवान थे, गिलगित, स्कर्दू, गांचे, रावलपिंडी, ग़िज़र, मुल्तान, पूरा मुल्क जो है यानी खून के रिश्ते में बांध दिया है। गिलगित से लेकर और स्कर्दू से लेकर और कराची तक और हैदराबाद तक और लाड़काने तक खून का रिश्ता जो है उसमें हमारे दुश्मन ने हमें बांध दिया। वो खून बहाता है और हमारे हौसले जवान होते चले जाते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह शिकस्त फाश होगी, पाकिस्तान में अमन कायम होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखे, हमारे जज्बों को सलामत रखे, हमारे हौसलों को सलामत रखे इंशाअल्लाह। सर आगे बढ़ते हैं, कुछ हमें गुफ्तगू करनी है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर, और वहाँ से फिर जवाब भी आ गया। शुक्रिया का उन्होंने कहा जी आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए शुक्रिया। देखें नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाया है, तीसरी बार जी वज़ीर आज़म बने हैं वो, और अगरचे उनकी अक्सरियत जो है वो तो पहले किसी नहीं रही, उनकी अपनी पार्टी जो है वो भी तन्हा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, और जो वो चाहते थे आपके बार 400 पार, वो भी नहीं हो सका। तो हिंदुस्तानी आइन तो महफूज रह गया, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, उसकी जमहूरियत हिंदुत्व से महफूज रह गई। लेकिन बहरहाल अब नरेंद्र मोदी साहब ने तमाम सार्क ममालिक जो हैं उनके सरबराहों को मदऊ किया था, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और माजी में सर गए थे नवाज शरीफ साहब, पहले जब वज़ीर आज़म बने थे वो 2014 में, 2014 में जब नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था और उसको कबूल किया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, और वो दिल्ली गए थे और उनकी जो हल्फ बरदारी की तकरीब है उसमें शिरकत की थी।
और ये पहली बार हुआ था उस वक्त तारीख और अगरचे एक थोड़ी बदमज़गी वहाँ ये हुई कि उन्होंने एक जो उनकी सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कश्मीर के मसले पर बातचीत नहीं करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने दूध में मेंगनी डाली। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पहले दिन से इसके कायल हैं कि हमसायों से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जो थे उनसे बड़ी शिकायत थी और अब भी हैं, उसमें इजाफा हुआ है। इसके बावजूद वो नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकातें हुई, वो सेंट्रल एशिया में अभी उनकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद एक यानी वो अफ़गानिस्तान आए हुए थे और दिल्ली वापस जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं रुक के जाता हूँ लाहौर, और उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ साहब को और फिर यहाँ रुके, वो जाती उम्रा गए और एक उनकी जो महल नवासी की शादी होने वाली थी, पग वगैरह भी जो है वो नवासी की, उसको उन्होंने तोहफे दिए। उनकी वालदा जो है उनके कदम बोसी की साड़ी का तोहफा लाए। उससे मालूम हुआ कि थोड़ी एक खुशगवार जो है हवा उसका झोंका आया है। लेकिन हमारी अपनी सियासत जो है ना, हमें भी तो इज्जत रास नहीं आती ना। जब कोई हमारी इज्जत करता है तो हम यानी एक अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी से जो भी शिकायत हों, उन्होंने एक बड़ी पहल की थी, एक हमारी इज्जत की थी, हमारे घर आए थे, हमें भी उनके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए था और मज़ाकरात का सिलसिला जारी होता, आगे बढ़ता। और मसाइल देखें ना, मसाइल तो मौजूद हैं। अब एक नुक्ता नज़र ये है कि पहले मसाइल हल हो जाएं तो तब ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ताल्लुकात दुरुस्त किए जाएं, फिर मेल जोल शुरू किया जाए, एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए और फिर मसाइल हल होने शुरू होंगे। सर यही जो नवाज शरीफ साहब ने लिखा है वो ये कह रहे हैं, आए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाए। बिल्कुल दुरुस्त है। और नवाज शरीफ साहब का जो विजन है 100% दुरुस्त है, हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। और लेकिन नरेंद्र मोदी को जो जवाब दिया गया, यहाँ से नारे लगाने लगे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। नहीं, नवाज शरीफ साहब को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। इससे पहले वाजपेयी साहब यहाँ आए थे तो फिर हमने कारगिल कर दिया था और परवेज़ मुशर्रफ ने सबोताज कर दिया सारे सूरत हाल को। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने वाजपेयी से मुसाफा किया, जाके उनकी नशिस्त पे काठमांडू में, मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा, बड़ी तालियां वसूल की। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह से मुज़ाकरात हुए और एक मसला कश्मीर हल करने के लिए भी एक फार्मूले पे इत्तफाक हो गया। मगर फिर अदलिया बचाओ तहरीक चल खड़ी हुई और मुशर्रफ का इक़्तिदार रुखसत हो गया। तो बहरहाल देखिए, भारत और पाकिस्तान उनका वो हमसाए हैं, हमसाए नहीं बदल सकते। बिल्कुल। और हर चीज़ बदल सकती है, सरहदें नहीं बदल सकती। उनको एक दूसरे के साथ रहना होगा। अभी हम देखिए, हमारी दरगाह है शाम 84 में, हमारे जद्दे अमजद जो हैं वो यहाँ दफन है, हज़रत ताजुल आरिफीन शेख अब्दुल नबी शामी साहब रहमतुल्लाह अलैह। सही। हम जा नहीं सकते, यानी 200-250 किलोमीटर के फासले पर उनकी दरगाह है। मालूम होता है पता नहीं हज़ारों किलोमीटर दूर है। कभी कोशिश सर की हो कि बस वालिद साहब गए थे, अभी कोशिश है कभी जाएंगे। तो बात यह है कि जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि नाश्ता दिल्ली में हो, ज़ोहराना अमृतसर में हो या लाहौर में हो और रात का खाना काबुल में हो। तो आमदोरफ्त होनी चाहिए, वीज़ा फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, सरहदें खोली जाएं, सरहदें खुलनी चाहिए, एक दूसरे से मेल मुलाकात होनी चाहिए, फिर मसाइल भी हल होने चाहिए। और मसाइल हल हुए बगैर तो ज़ाहिर है मामला नहीं चलेगा। कश्मीर का मसला भी हल करना होगा। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि फ़ज़ा बेहतर की जाए, एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए, मुफाहमत का जज्बा पैदा किया जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और मसले हल कर सकते हैं। बार बार हमने इसकी कोशिश की है और कामयाबी के जब करीब पहुँचते हैं तो कोई हादसा हो जाता है। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया
नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान को भी बुला भेजते, पाकिस्तान ना जाता तो फिर शिकवा करते, यानी दरवाजे खोलने हैं ना। और नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, मामला तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब और अच्छे हमसाये की तरह रहना पड़ेगा। भारत जो है उसने अच्छी हमसायगी का सबूत नहीं दिया, उसने हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया है। उसने हमारे अंदर एक तफरके का बीज और नफरत का बीज बोने की कोशिश की है। उसने मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ किया है वो हमारे दिल का जख्म है, भूल नहीं सकते उसको, हम भूल नहीं सकते। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। चू एन लाई ने, जो चाइना के वजीर आजम थे, उन्हें कमाल फिक्र कहा जब उन्हें इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में अलहदगी की तहरीक जो थी उसकी सपोर्ट शुरू की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बयान दिया था, आपने हवाओं का बीज बोया है, आप आंधियों की फसल काटेंगी। बहुत बड़ा जुमला है। बर्रे सगीर में ये बात तय हुई थी, यहाँ सिर्फ 2 रियासतें होंगी, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये तय हुआ था कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, गांधी जी के, कायदे आजम के और माउंटबेटन के, अंग्रेज़ों के दरमियान। इसलिए जो देसी रियासतें थी 500 से ज़्यादा, उनको आज़ादी का ऑप्शन नहीं दिया गया। उनको कहा गया या भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान, इल्हाक कर लो बस। सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 रियासतें होंगी। हिंदुस्तान ने उसको सबताज किया और तीसरी रियासत जो है कायम की और साजिश की और इस मसले को उलझाया। इसलिए चू एन लाई ने खबरदार किया था कि आपने हवाओं का बीज बोया है, आप आंधियों की फसल काटेंगी, आपके अंदर भी फिर ये तहरीकें चलेंगी और आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल अब तारीख से सबक सीखें हमारे हिंदुस्तान के भाई भी और हम भी, और आगे बढ़ें एक दूसरे के साथ सर। इस जो मिलकर देखते हैं अब जो जवाब आया है वहाँ से, वो तारीफ़ें तो खैर वो अपनी कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान के लोग हमेशा अमन सलामती तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं, लेकिन नवाज शरीफ के पैगाम को एग्जैक्टली रस्मी अच्छा किया सर, मुबारकबाद का पैगाम भेज दिया, जवाब आ गया, ये भी अच्छा हुआ। चलिए आगे। अच्छा सर, इसमें एक और जो किरदार होता है वो होता है, हमने देखा माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी का। अब ऐसे मौके आने वाले हैं। कल जो हुआ है उसका तो क्रिकेट तो आपने खेली ना सर, क्रिकेट तो अमेरिका तक पहुंच गई सर। कल जो हुआ है, इंडिया से मुकाबला भी हुआ। जब इंडिया से मुकाबला होता है तो पूरी दुनिया की नजरें लग जाती हैं। ऐसा ही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच होता है। मैच था और मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का। जी हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्म किया है उस पर तो हम अब इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकते हैं ना सर। बहुत ज्यादा, एक 6 रन से आपने शिकस्त खाई है। हाँ जी। और बड़े अच्छी तरीके से बॉलिंग की है और सिर्फ 120 रन बना सकी इंडिया की टीम। एग्जैक्टली। और लेकिन आपको आप परफॉर्म नहीं कर सके, आपके जो बैट्समैन बल्लेबाज सर, जिस वक्त मैच बिल्कुल यानी आधा घंटा रह गया था, अभी नहीं हुआ था, तो वो हम फेसबुक वगैरह पे अपनी प्रेडिक्शन सब दे रहे होते हैं, मैंने भी दी थी उस वक्त। यानी मुझे क्रिकेट से लगाव है, शौक है, पैशन है, तो मैंने कहा जी 120 का टारगेट बड़ा अच्छा होगा, और इत्तेफाक से वही बना। काफ़ी लोगों ने कहा। उसके बाद जीता हुआ मैच सर, वो हार दिया, हुआ मैच हार गए, प्लेट में रख के लोग कह रहे हैं कि जी उनको दे दिया। देखिए अब मसला ये है, अभी एक हमारी टीम खेल रही है ना, अभी वहाँ मैच हो रहे हैं ना, अभी मैचेस बाकी हैं ना, बिल्कुल। उम्मीद ने दम नहीं तोड़ा। तो हमें कोई अकल तो आनी चाहिए ना हमारे अंदर। टीम अभी खेल रही है और हमने आसमान सर पे उठा लिया। सर सब्र करें, तहम्मुल करें। अब ये जो टीम है उसके तो मजीद हौसला तो न टूटे ना। तनकीद जो है करनी चाहिए तनकीद, लेकिन जो यानी इस तरह तीर बरसाने हैं, थोड़ा तवक्कुफ कर लें। सर ठीक है आपकी बात, ये खत्म हो जाए। पहला मैच हुआ जब अमेरिका से हारे, दुरुस्त हार गए, कहा गया चलिए भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। वो तो अमेरिका की जो टीम थी वो तो पार्ट टाइमर्स की टीम है सर। हमारी भी लग रहा है पार्ट टाइमर्स नहीं, हमारे जनाब तो फुल टाइमर्स हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके पास। लेकिन मसला ये है, मैं सर ये अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तहजीब हमें भी तो सीखनी चाहिए ना। अभी टीम खेल रही है ना यार, 2 मैच खेले हैं, ठीक है, अभी मजीद खेलना है सर। अब हमने वो उसका हशर किया है और वो गाली दी है,
वो तबर्रा किया है कि जो उसने अगला कोई मैच अगर जीतना भी हो तो ना जीत सके। सर, ये भी तो नहीं करना चाहिए। पिछले मैच के बाद भी तबर्रा हुआ, लेकिन ये टीम वैसी खेली नहीं। आप देखिए ना, डिफरेंट टीम थी। सब बात दुरुस्त है, अवाम को तो नहीं रोक सकते हम और आप। क्रिकेट बाई चांस है ना। बिल्कुल है। अब देखिए इंडिया की टीम कितनी बड़ी टीम है, 120 रन बनाए ना उसने, 119 रन टारगेट मिला 120 का, 120 बनाए, ठीक है, उसको महदूद कर दिया ना। आपने 114 बनाए, 113। तो बात ये है, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी प्लेयर्स ने किया है, जो भी मैनेजमेंट है, जो उसका बोर्ड है, जो कैप्टन है, जो भी रोना धोना है, जो एक गिरफ्त करनी है, जो कान खींचने हैं, जो एहतसाब करना है, वो भाई थोड़ा सा वक्त तो ठहर जाइए, खत्म तो हो जाने दें। सर यही हैरानी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब, अवाम को तो ठीक है सर, आप रोक नहीं सकते। नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी टीम जो है इसको बड़ी सर्जरी की जरूरत है, छोटी सर्जरी नहीं। वो कह रहे हैं मुझे सब पता था क्या चल रहा है, लेकिन अब जो है वो तब्दीली आते देखेंगे अवाम। ये वो बयान है जो कि दौरान टूर्नामेंट आ रहा है। उनको भी तो कुछ सलीके से बात करनी चाहिए ना। लोग तो उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। जी हाँ, JUI ने मुतालबा कर दिया है। हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं जी जो खुद साख्ता सर्जन है ना, वो मुस्ताफी हो, यानी मोहसिन नकवी साहब। सर्जन, इनके पास तो सर्जरी की डिग्री नहीं है। ये तो अताई हैं, सर्जरी करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एनी हो भाई, आप मोहसिन नकवी साहब, आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप भी जरा हौसला, आप कहें भाई हम इसके बाद जायजा लेंगे और जो इक़दाम करने हैं वो करेंगे, ये खत्म हो जाए। ये जो आपका हो रहा है ना मुकाबला, क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप हो रहा है, जो ये आपके मुकाबले हो रहे हैं अभी जारी है ना, खत्म तो नहीं हुआ। बिल्कुल। और सर उम्मीद बाकी इस तरह से है कि अब पाकिस्तान को अपने 2 मैच जो हैं वो जीतने हैं और अमेरिका को 2 मैच हारने हैं, यानी हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका के। मोहसिन नकवी साहब हमारे अजीज हैं, भाई हैं, बरखुरदार हैं। भाई आप भी तो सलीके की बात करें ना। लोग तो आपके कान खींचने पे लगे हुए हैं, आप अपने दूसरों के कान खींचने पे लग गए। भाई आप कहें भाई अभी सिलसिला जारी है, आप जरा मैच खत्म होने दें, फिर देखेंगे सर। और अब देखिए मसला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जहां पैसे होते हैं, जहां वसाइल होते हैं, हमारी अशराफिया, हमारी मुख्तदरा वो ललचाई हुई नजरों से वहां देखना शुरू कर देती है, अपना कोई ना कोई बंदा चुन के वहां बैठाती है। अब नजम सेठी साहब अच्छे भले चेयरमैन बन गए थे, उसको हटाया वहां से जरदारी साहब ने और ज़का अशरफ साहब को लाके बैठा दिया। बिल्कुल। फिर ज़का अशरफ साहब की छुट्टी हुई तो मोहसिन नकवी साहब तशरीफ ले आए। सर भाई आप देखिए ना, हमारा जो ढांचा है दुनिया में ऐसे होता है, इंडिया में ऐसे होता है, वहां इलेक्ट होता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, ऐसे ही है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, उनका यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक इमारत खड़ी है। हमने तमाशा बना दिया। जिस तरह सियासत का बट्टा बैठाया है हमारे सियासतदानों ने, हमारे मुख्तदर हलकों ने, उसी तरह हमने क्रिकेट का बैठा दिया। हर वक्त राल टपकती रहती है और चाहते हैं कि हमारा कोई अपना आदमी इस पे मुकर्रर हो जाए। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले बाबर आजम को मिसाल दी थी, हटा दिया कप्तानी से, फिर उसके बाद जब ये आए इन्होंने लगा दिया दोबारा। फिर वो उसको बेचारा जो था, क्या नाम था जो पहला, शाहीन अफरीदी, वो खेल रहे हैं, उसके साथ क्या किया। मतलब ये हमें, ये जिस तरह हम सियासत में करते हैं ना। सुसर जो है ना सर, शाहिद अफरीदी साहब, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि जी जरा ये खत्म हो जाए टूर्नामेंट में, बहुत सारी अंदर की बातें जो बात करेंगे ना वो करते रहे, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये हाल है, यहाँ तो ये हाल है भाई, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वहां से वो उनको जनाब उनका इस्तीफा, उन्होंने कहा भाई मेरा इस्तीफा कबूल करें, हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, और उनकी जगह एक सेनेटर रुबीना खालिद उनको मुकर्रर कर दिया गया। तो ये जो तमाशे हैं, ये हमारे सबसे बड़ा हमारी बीमारी ये है, हमारा रोग है ये, हमें रोग बन के चिमट गए हैं हमारे जो मुख्तदर लोग हैं। अब इन्होंने ये क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा होने देते। भाई लोग अपना काम करें अपने तरीके से, जो उसके मुंतजमीन चुने जाएं वो अपना काम चलाएं। ये एक हुक्मरान एक, दूसरा हुक्मरान दूसरा, तीसरा हुक्मरान तीसरा, इनकी पेट ही नहीं भरता, इनकी आंखें ही नहीं ठहरती कहीं, नतीजे लोग। लेट्स सी सर, देखते हैं। जिम्मेदारों का तयन करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि कहते हैं ना वो अंग्रेजी की कहावत है, द बक स्टॉप्स एट फला। भाई कर लीजिए ना, वो मोहसिन नकवी साहब
ढांचा मुस्तकिल होना चाहिए। ये नहीं है कभी किसी को लगा दिया, कभी किसी को लगा दिया। ये तजर्बे क्यों करते हैं आप? लोग इलेक्ट करें, जो मुतल्लकीन है क्रिकेट के, वो इलेक्ट करें अपने चेयरमैन, अपनी मैनेजमेंट। दोस्तियां यारियां ना निभाएं, ये क्या तरीका है? कमेटी, सिलेक्शन कमेटी है तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मंजूर नजर लोग हैं। अब उस पे हम क्या जाएं? हमें तो अकल ही नहीं है, होश। हमने इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। क्रिकेट में भी सियासत, हमारे जो सबसे बड़े क्रिकेटर माशाल्लाह खान साहब, इमरान खान साहब, वो जनाब इनके जो ये महकमों में उनका दाखिला ही बंद कर गए। क्रिकेटर पहले उनको नौकरी मिल जाती थी, वो खेलते रहते थे, डिपार्टमेंटल पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया सर। बड़ी तनकीद हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मुझसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में कौन जानता है। यही तो है, हर आदमी अक्ल कुल समझता है। ये उन लोगों के सपुर्दो क्रिकेट के, जो लोग क्रिकेट के मुतल्लिकीन हैं, वो चुने अपना बोर्ड जो है, उसको बोर्ड चुने, लोग चुने उनके जो मुतल्लिकीन है। वो कह रहे थे जी ऑस्ट्रेलिया तर्ज की हम लेकर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया तर्ज की ना क्रिकेट ला सके, और ऑस्ट्रेलिया से जो मट्टी आई पिच की उसने भी सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और वो कहते हैं, एक बात ये भी मुझे कह रहे थे साहब कि भाई ये जो आपके पास ये प्लेयर ऐसे नहीं हैं कि आप लोग को बाजार में रखे हुए होते हैं कि इसको बदल दें उसको बदल दें। आपके पास वो प्लेयर ही दस्तयाब नहीं होंगे अगर आपने तो पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। तो ये नहीं है कि आप जहां से ये प्लेयर्स आपके पास है, सर एक दिन में बन जाएंगे। सर देखें, सिस्टम तबाह कर दिया, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहरहाल उस पे कोई अकल, डोमेस्टिक क्रिकेट से लें, सियासत तबाह की है, मईशत तबाह की है, क्रिकेट तबाह करने पे लगे हुए हैं। पता नहीं हमें हुआ क्या है, हम अपना गला अपने हाथों का घोंट रहे हैं और ये हवस पूरी नहीं होती है हमारे मुख्तज़र लोगों की। सर आपने वैसे वो उनका नाम लिया है, बानी चेयरमैन का, कल मैच के दौरान वो जहाज से एक बैनर जो है ना वो लेके उनका नाम वहाँ पर, और कहा जा रहा था कि इनको रिहा करो, वो भी चला था, नारे भी लगे हैं बड़े, फैन है ना ओवरसीज पाकिस्तानी सर, वो अपने दिल की भड़ास निकाल ले, पैनर लगा दें, जो मर्जी करें, हम उस पर एतराज नहीं करते। हर एक को शख्स को हक हासिल है, जो चाहे पैसा खर्चे, बैनर लगाए, नारा लगाए और हलक अपना फाड़े, हमें क्या एतराज है इस पे। लेकिन ये तो भाई ये तो अकल की बात भी तो कर लो ना। लेट्स सी सर, 2 मैचेस बाकी हैं, अल्लाह करे कुछ उसमें हो जाए। अच्छा सर, मंजूर होगा। आज एक खबर आई ब्रेक पे जाने से, वो ये कि जी जो शरह सूद है उसमें 1.5% कमी कर दी गई है। तवक्को ये की जा रही थी कि 1% कमी होगी, 1 से 2 कहा जा रहा था कि 1 से 2% अब 1.5% कमी की है। बड़ी मुबारक फैसला है। हम अब कमी की तरफ चल पड़े। जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, 11.8% पे आई, महंगाई कम हुई है। बिल्कुल। और भाई जो गंदम मंगवाली थी ना, उस पे हाहाकार तो मची है, अब भी रौला पड़ा हुआ है, मगर उसका नतीजा यह निकला कि गंदम सस्ती हो गई ना, आटा की कीमत कम हो गई, रोटी की कीमत कम हो गई, तो अफराते ज़र उससे भी कम हुआ ना। वो हमारे जो फ्लोर मिल वाले हैं वो मुझे कहते हैं फोन कर करके, भाई आप इसको भी तो देखें। सही बात है, कीमत कम हो गई ना, वो इसलिए बहरहाल इन्फ्लेशन कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, और शरह सूद भी कम होनी चाहिए। आगाज हो गया है, जरूरत तो इसकी है कि ये 10-12% नीचे आनी चाहिए। क्या तो ये रहेगा अगले साल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इससे सर बराह रास्त जो है, मुझे तो, मैं क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही है, इल्म है, तो मुझे तो फायदा होगा कि जी मुझे कम जो है ना वो हाउस बिल्डिंग का कर्जा है। एग्जैक्टली, हमें पूरे मुल्क को फायदा होगा ना यार। हाँ, हमारे हुकूमतों को कर्जा है, हुकूमतों को खास कर हुकूमत ने कर्जा लिया हुआ है, उस पर सूद बढ़ता है। एक हमें IPPs मार गई हैं, दूसरा ये कर्जा मार गया है। तो बहरहाल हमारी मईशत बेहतर हो रही है। हमारे अभी चाइना से आए हैं हमारे वजीर आजम, तो वहाँ भी एक बड़ी कामयाबी मिली है, MOU साइन हुए हैं, इरादे बन गए हैं, ट्रेनिंग के लिए लोग नया मरहला शुरू होगा। हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे, वो 2 लाख बच्चों को, जी हाँ, 2 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तरीके से हमारा M1 जो रेलवे का वो शुरू होगा, ML1, तो ML1। और फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने थे, बिजली पैदा कर ली, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे। सर जहां वो गए थे शेंजन, वो कहते हैं कि 80 की दहाई में ये एक वो जैसे ना मछेरों की जमीन थी, मछेरों की बस्ती थी, और अब आज देखें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस वहां पर है। हुजूर हम भी ऊपर जाके नीचे आए हैं, हम भी 60 की दहाई में
कहाँ खड़े थे। लेकिन टांगे आपस में खुद ही खींची हैं सर। 70 फिर क्या हुआ है, सबसे पहला काम क्या हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, उन्होंने जनाब नेशनलाइजेशन कर ली, डाका मारा, लूट लिए हमारे सरमायाकार, दर बदर कर दिए, बिखर गए। वो हुनरमंद लोग जो सनतें चलाते थे, जो पैसा कमाने का हुनर जानते थे, वो भाई पैसा कमाते तो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता। उन सब के हाथ काट दिए, उनको धक्के दे दिए, मुल्क को ताराज कर दिया। और अब आज तक हम उससे निकल नहीं सके, वगरना हम तो जापान के और जर्मनी के हम पल्ला होते। एटम बम गिरा, बहरहाल कहाँ पहुंच गए। चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। शामी साहब, सर 3 हल्के इस्लामाबाद के और जो तीनों MNAs थे उन्होंने दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। उन्होंने पिटीशनें दायर की थी उनके मुखालफिन ने जी, जो PTI के हैं और जिनका ख्याल है कि वो जीत चुके थे, उनको हरा दिया गया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर PTI के जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, पिटीशन दायर की उन्होंने, और इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने इसकी समाअत शुरू कर दी। इलेक्शन, हाँ जी बिल्कुल। हाई कोर्ट के जज जो है ना, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रुकन होते हैं या चेयरमैन होते हैं, जो एक सिंगल बेंच सुनता है ना। बिल्कुल सही। तो हाई कोर्ट के जज जो थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने सुना एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने क्या सुना कि जो मेरा ख्याल है उन्हीं का था। जो भी हाई कोर्ट के जज थे, या शायद पता नहीं जहांगीरी साहब तो मेरे ज़हन से निकल रहा है। अच्छा, अभी ट्रिब्यूनल था ना हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल। जी जी जी। अब उन्होंने समाअत शुरू कर दी। जब समाअत शुरू हो गई तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, वो तीनों जो कामयाब अरकान हैं, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि ये हमारा ट्रिब्यूनल बदल दिया जाए, हमें एतमाद नहीं रहा, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी हो रही है। जहांगीरी साहब थे मेरा ख्याल। जी सर, मुझे एग्जैक्टली। तो बहरहाल अब ये है, इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। जब वो उनका फैसला आएगा, उसके दलाइल हम पढ़ेंगे, फिर उस पर रायज़नी तफसील से करेंगे। फिलहाल तो इतनी बात है कि ये इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड फैसला है। जब किसी मुकदमे की समाअत शुरू हो जाए किसी जज के पास, तो फिर किसी को ये हक नहीं है कि उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। ये चीफ जस्टिस के पास भी ये हक नहीं है। अच्छा, तो किसी और के पास क्या होगा सर? लेकिन इसलिए तो पूरा निज़ाम इंसाफ ज़मीन बोस हो जाएगा। अगर आपको शिकायत है, ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ फैसला करता है, उसको पास आपका अपील का हक है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मगर ये अनोखी दरखास्त दायर हुई है और अनोखा फैसला हुआ है। जब उसके दलाइल पढ़ेंगे तो फिर रायज़नी करेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम अपने दिल को थाम के बैठे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला क्यों सादर हुआ है और कैसे हुआ है। इस तरह तो हमारा पूरा अदालती निज़ाम जो है, एक जज साहब समाअत करने लगे तो उसके बाद पहुंच जाए, जनाब हमें आप इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए मुकदमा। अगर कोई एतराज़ हो तो सर फिर पहले करना पड़ता है। नहीं, आप अपील में जाएंगे, आप उस कोर्ट के सामने एतराज़ करें, अगर वो आपकी बात ना सुने तो अब तो अपील का हक तो है ना आपके पास। सर लेकिन जैसे वो मानेका साहब, उन्होंने देखे ना, उस दिन एतराज़ कर दिया, पहले भी किया था लेकिन उस दिन भी कर दिया, फैसला सुनाया जा रहा था। जज ने बात सुन ली ना उनकी, जज ने बात मान ली। अगर ना मानता, कहता मैं फैसला सुनाऊंगा, सुना देता। जज के पास जब आप जाते हैं, उसको जो जज समाअत कर रहा है उसके सामने दरखास्त ले जाए, हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप ना सुने हमारा मुकदमा। अगर वो कहे ठीक है मैं आपसे एग्री करता हूँ, ट्रांसफर कर दे। अगर कहे कि नहीं मैं सुनूंगा, तो उसके सुनने का हक हासिल है। निज़ाम इंसाफ तो इसी तरह कायम है ना। वो करना तो हर दरखास्त गुजार जो है वो जज के जब वो मुकदमा चले तो शोर मचा दे। ऐसे पूरा जो इंसाफ का निज़ाम है ना, वो ज़मीन बोस हो जाएगा। ये कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं कर रहे हैं हम। सर लेकिन वो लास्ट मतलब आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा कि वो पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि जो वकील थे इनके ये MNAs हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तो कहते हैं कि ट्राइब्यूनल ज़्यादा बनने चाहिए और किसी मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज को
लगना चाहिए। ये देखिए तो ना सर, वो मुझे नहीं ख्वाहिशात पता का बात की है। मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज जी कि जी उनकी हाई जिम्मेदारी कोर्ट का हर जज मुअज़्ज़ज़ है। हाई कोर्ट के जज गैर मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़ज़ नहीं होते। ये वकील साहब जो हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो इनकी भी डिग्री चेक करनी चाहिए। और जो यहाँ जोर रिटायर्ड जज पे है उनका कि रिटायर्ड जज जो है ना वो रिटायर्ड जज बन जाए। रिटायर्ड जज क्यों बने? सर्विंग जज जब मौजूद हैं और रिटायर्ड जब भाई रिटायर्ड जज बन जाए, अगर आपने कानून में तब्दीली कर दी है ना ऑर्डिनेंस के तो फिर वहां समाज शुरू हो जाए किसी की, तो फिर आप ट्रांसफर करिए, दरखास्त चले जाए। मैं तो इस बात पर एतराज करता हूं कि हेयरिंग शुरू होने के बाद फिर नहीं इस तरीके से यानी आप इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और उसको तब्दील नहीं होना चाहिए। अभी ये हमारे वो कह रहे हैं कौन सर? डॉक्टर फरीद मलिक साहब क्या फरमा रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड को नूर खान जैसे लोगों की जरूरत है। एयर मार्शल नूर खान जो थे, उन्होंने क्या बात थी उनकी, हॉकी के रहे, क्रिकेट के रहे, अब कहाँ से ले आए नूर खान? अब तो बेनूर लोगों से काम चलाना पड़ेगा सर। फिर किसी वो रिटायर्ड को लगाएंगे तो कहेंगे जी नहीं जी रिटायर्ड कोई भी हो, स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोग चुने, खुद मुकर्रर करें। ये तमाशा खत्म होना चाहिए हुकूमतों का। और हमारी हुकूमतें जो हैं इन्होंने कहाँ इंटरवेंशन करके कोई दुरुस्त काम किया? तो सियासत में और खुद गर्जी के मारे हुए लोग हैं ये तो हमारे मसाइल की जड़ है। चलें, अच्छा सर, हतक इज़्ज़त बिल जो है वो अचानक रातों रात जो है वो उस पे साइन हो गए। गवर्नर साहब ने, वो गवर्नर साहब तो बाहर थे, मलिक अहमद खान साहब कायम मकाम थे, उन्होंने कर दिए। उसमें क्या टेक्निकल बात है? वहां अगर वो वापस भी कर देते और असेंबली वो मंजूर कर लेती, फिर वो खुद ब खुद बिल बन जाता। 15 दिन का ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है इसमें हम इस उलझन में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि गवर्नर ने क्या किया। हमें क्या जरूरत है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को लड़ाने की? गवर्नर साहब जो है सफाइयां क्यों दे रही है? वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका हक ही नहीं है। वो कहे भाई ठीक है, वो दस्तखत मैं यहाँ आ गया और दस्तखत वो कर, उनके पास कितना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है कि बिल रोक लें। तो बहरहाल जो हुकूमत ने किया है अच्छा नहीं किया। एक सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन जिस तरह का कानून बनाया गया है उससे वो मकसद हासिल नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जरूर खलफशार बढ़ेगा, हमारी बात सुनी नहीं गई और उससे वो नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। हम तो यही रो रहे हैं बस। ठीक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तक वो हमारे कानून के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, आप कार्रवाई कैसे करेंगे? वहीं से सारा मसला जो है वो क्रिएट होता है ना सर। अच्छा भाई, अब ये जी सर, एक तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे रहमान मेमन साहब, अब सनतकार, कराची के सनतकार थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बड़े अच्छे दीनदार और बड़ी तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनका इंतकाल हो गया और हमारे जावेद हाशमी साहब के साथ रहे और हमारे यानी हफीज़ साहब हैं उनके साथ रहे। अभी मेरे ख्याल हफीज़ जो हैं MP हैं इस वक्त, अच्छा MQM में शामिल हो गए अब तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और फिर हमारे यानी हबीब अकरम साहब, जी सर, हमारे हबीब अकरम हमारे बहुत माया नाज एंकर और एनालिस्ट, आपके शागिर्द और नहीं शागिर्द नहीं, मेरे रफीक। अच्छा हाँ, मैं शागिर्दी थोड़ी होती है, यहाँ तो रफाकत होती है, एक दूसरे से सीखते हैं हम। तवील अरसे तक उनके साथ प्रोग्राम किया और देखे ना, वो तो 4 भाई हैं। रईस अकरम जो हैं वो तो 4 ब्रदर्स में एग्रीकल्चर वालों में, तैमूर अकरम एटॉमिक एनर्जी में है, एक अनीस अकरम वो फिर वो भी मीडिया में हैं, और ये हबीब अकरम की तो खैर बात ही क्या है। तो इनके वालिद थे मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम, सरगोदा में इंतकाल कर गए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनको सब्र दे। ऐसे बच्चे उनके वालिद के, यानी ये तो वालिद की कंट्रीब्यूशन है ना, ऐसे बच्चे छोड़े हैं उन्होंने, सही बात, और जो सदका जारिया होंगे। और हबीब अकरम साहब ने तो सच्ची बात है अपना नाम भी कमाया है, मुकाम भी बनाया है एक एनालिस्ट के तौर पर। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मिर्ज़ा मोहम्मद जनाज़ा उनकी हो गई सर। अच्छा, और फिर इस तरीक़े से हमारे भाई जो हैं ज़रार खोड़ो, जो एक बड़े डॉन न्यूज़ के एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, ज़रा हट के प्रोग्राम करते हैं, उसकी रूह रवां है।
और बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और मुनफरिद अंदाज है और लिखते भी खूब हैं, बोलते भी खूब हैं। उनकी वालदा शाहिदा खोड़ो दौलताना दुनिया से रुखसत हो गई। वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थी और ये जो शाहिदा खोड़ो जो थी दौलताना, ये मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खां दौलताना की बेटी थी, वज़ीर आला पंजाब के जो थे। और जो वज़ीर आला सिंध के थे अयूब खोड़ो साहब, उनकी ये बहू थी। सही। तो हमारे ज़रार खोड़ो जो हैं अयूब खोड़ो के पोते हैं और दौलताना साहब के नवासे हैं। और ये यानी एक अयूब खोड़ो जो थे मर्द आहन थे, 3 बार वज़ीर आला बने सिंध के और 1 बार वज़ीर बने दिफा के। आखिरी कैबिनेट जो थी मलक फ़िरोज़ ख़ान की उसमें थे। और फिर मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खां दौलताना तो तहरीक पाकिस्तान में मुमताज़ रहे और फिर पंजाब के वज़ीर आला बने, फिर मरकज़ में भी वज़ीर रहे। और अब उनकी बेटे और बेटी उनकी शादी हो गई, दोनों समधी थे। और उसमें फिर उनके नवासे उनके पोते ज़रार खोड़ो, तो उनसे भी अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़रत फरमाए आमीन और उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी जो फुफ्फो हैं हमीदा खोड़ो, उन्होंने अपने वालिद की बायोग्राफी लिखी है अयूब खोड़ो साहब की। और अयूब खोड़ो जो था यानी भुट्टो ख़ानदान से पहले सिंध में खोड़ो ख़ानदान जो था बहुत मोतबर था, लाड़काने पे उनकी हुकूमत थी। सही। और इतना दबदबा था उनका कि वो जब जुल्फ़िकार भुट्टो पढ़ के आए बाहर से बैरिस्टर होके, मैं कहा बैरिस्टर होके आए थे। और जो तो इनके वालिद जो थे शाहनवाज भुट्टो, जो खुद बहुत बड़े जमींदार थे, सर शाहनवाज भुट्टो और दीवान रहे जूनागढ़ के, तो वो उनको मिलाने के लिए ले गए। अयूब खोड़ो साहब थे। अच्छा। तो वे हमारे सरदार शेरबाज मदारी ने लिखा है, जो भुट्टो साहब के बड़े दोस्त थे, कि उन्होंने अयूब खोड़ो ने, उनकी ऐसी हैबत थी, वो चाय पी रहे थे। अच्छा। वो चाय पीते रहे, उन्होंने दोनों बाप बेटे को चाय पेश नहीं की। अच्छा। ना कुर्सी पेश की। अच्छा। खड़े खड़े उनसे बात की, उनकी सुनी, मुलाकात की और तारुफ किया। यानी ऐसे उनकी हैबत और दबदबा था उनका। ठीक है, एक ब्रेक सर। और फिर भुट्टो खानदान जो है वो छा गया सियासत में। और खोड़ो के जो अपने जो उनके कजन के जो बेटे थे निसार खोड़ो, अब वो पीपल्स पार्टी में है। बिल्कुल। हमीदा तो नहीं गई पीपल्स पार्टी में। सर ब्रेक मुझे कहा जा रहा है। निसार ज़रार खोड़ो तो माशाल्लाह हमारे मीडिया की शान है। हमारे अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी वालदा जो हैं, जो हमारी बहन थी, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।